बहुत स्वागत है आप सबका कार्यक्रम सिनेमा घर में। नमस्कार, मैं आपकी रेडियो साथी सारिका पंकज। आज पुस्तक वैशाली की नगर वधू से प्रेरित फिल्म आम्रपाली लेकर उपस्थित हूं। आचार्य चतुर्सेन, जिन्होंने कई हिस्टोरिकल फिक्शंस अर्थात इतिहास से जुड़ी दंतकथाओं पर उससे मिलती जुलती कहानियां व उपन्यास लिखे थे, और उनके यही उपन्यास लेख टंडन के हाथों में पड़ी, और उन्होंने जो राहुल संस्कृतायन की नॉवेल सिंह सेनापति से बौद्धकाल की इमेज बनाई थी, वो चतुर्सेन की किताब से उन्हें एक फिल्म बनाने के लिए प्रेरित कर गई। लेख टंडन आम्रपाली के निर्देशक थे। FC मेहरा के प्रोडक्शन में द्वारिका दिवेचा की सिनेमेटोग्राफी से एक क्लासिक फिल्म का बनना तय हुआ, मगर यह ख्वाब खुली आंखों से लेख टंडन ने ही देखा था। दरअसल लेख टंडन एक बहुआयामी, प्रतिभावान, छोटे कद के व्यक्ति थे। उन्होंने कई फिल्मों में एक्टिंग भी की है। चेन्नई एक्सप्रेस, परदेस, रंग दे बसंती जैसी फिल्मों में छोटे और यादगार रोल भी किए, क्योंकि उनके कैरियर की शुरुआत उन्होंने एक्टर के तौर पे ही करनी चाहिए थी। मगर आग फिल्म से वर्ष 1947 में उन्होंने राज कपूर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम शुरू किया, जो आगे चलकर 60 के दशक में कई प्रसिद्ध और हिट फिल्मों के स्वतंत्र डायरेक्टर के तौर पे काम करने का सबब बन गया। आम्रपाली, जिसे वैशाली का नगर वधू कहा गया है, वैशाली जो दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र कहलाया, जिसका राजपाट अक्षुण्ण था, अपराजय था, लिच्छवी वंश की स्वतंत्र स्वाधिकार प्रजा और उसके राजा पर मगध के राजा अजात शत्रु की नजर थी, जिसका अभिमान उसके हार की सबसे बड़ी वजह बना। इसके बीच आम्रपाली की क्या भूमिका रही होगी, जो कि मात्र एक राजनर्तकी थी उस दरबार की, जिसका काम राज के मनोरंजन का था। उसने किस तरह अपनी सेना, अपने राज की रक्षा की होगी, इन सारे रहस्य के जवाब देती है ये फिल्म 1966 में 11 सितंबर को रिलीज की गई थी। ये जिन दो राजघरानों की कहानी है, वो दोनों ही वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित हैं। वैशाली में आज भी आम्रपाली वैशाली के राजाओं के राजपाट की भग्नावशेष व बौद्ध काल के प्रमाण मौजूद हैं, और यही सारी बातों का प्रभाव व निष्कर्ष है ये फिल्म आम्रपाली। युद्ध और शांति के साथ ये फिल्म प्रेम व संन्यास के विषय में भी है, मगर युद्ध से निकलकर शांति आवश्यक है। प्रेम भी घुटन दे सकता है। कर्तव्य निष्ठा आपको हर खुशी से विमुख और ग्लानि दे सकती है। इन्हीं पेशोपेश उलझन कश्मकश की कहानी है आम्रपाली। युद्ध क्या है? कटुता, अभिमान से भरा मन, प्रतिशोध, अपने स्वामित्व की अभिलाषा लाशों के ढेर पर खड़ा कर देती है। इससे जीता हुआ रण सिर्फ छोप देता है। आतंक उसके फलस्वरूप उपजा क्रोध, फिर प्रतिशोध एक कभी न टूटने वाली कड़ी बनाता है, जिसकी समाप्ति कहीं नहीं होती। वो क्रिया प्रतिक्रिया के चक्र में पड़ जाने वाली ऐसी उलझन है, ऐसा कुचक्र है, जिससे केवल एक मनुष्य ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ उसके लोग भी उस प्रतिफल को प्राप्त होते हैं। जबकि शांति स्वाभाविक है, स्वाभाविकता प्रेरक है, सहजता ही निरंतरता है, सामान्य होना ही अद्भुत है। यही लिखा है चतुर्सेन ने। बस इतनी सी बात अजातशत्रु को समझ नहीं आई, और इसी बात को समझाने के लिए शायद ये कहानी बनी होगी। बौद्ध के शरण में क्या है, ये बताने के लिए ही युद्ध से आम्रपाली विचलित होती है। ये सारी बातें आज की फिल्म में आप सब मेरे लिखे अक्षरों और आवाज, क्योंकि इसके बिना किसी गंभीर बात को सिनेमा के माध्यम से नहीं बताया जा सकता, और इसलिए ही इस फिल्म के राइट्स शाहरुख खान की कंपनी ने लिए, ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अभी भी पहुंचाया जा सके। फिल्म को शुरू करने से पहले उसमें जिन किरदारों, पात्रों का योगदान है, उनसे परिचय कर लेते हैं। सुनील दत्त मगध सम्राट अजय अजातशत्रु के रील किरदार में खूब जच रहे हैं। फिल्म जिनके नाम पर है, यानी वैशाली की राजनर्तकी आम्रपाली, उसे आचार्य चतुर्सेन के शब्दों को मूर्त रूप देती वैजयंती माला पर्दे पर नजर आती हैं। अजातशत्रु के सेनापति का रोल प्रेमनाथ ने वीर के नाम से निभाया है। वैशाली के सम्राट की भूमिका विपिन गुप्ता ने निभाई। गजानन जागीरदार द्वारा कुलपति महानम का पात्र जीवंत किया गया है। KN सिंह, जो कि नेगेटिव दमदार किरदारों के लिए विख्यात हैं, ने वैशाली के सेनापति बलभद्र सेन का पात्र पर्दे पर निभाया। माधवी राजनर्तकी बनी है, तो मृदुला रानी राजमाता। गौतम बुद्ध को पर्दे पर नरेंद्र नाथ ने जीवंत किया।
बाबूराव पेड़कर वैशाली सम्राट के सलाहकार की भूमिका में नजर आ रहे हैं। बेला बोस उस वक्त की लोकप्रिय सहायक एक्ट्रेस वैशाली की ग्रामीण लड़की की भूमिका में हैं। मशहूर नृत्य सम्राट गोपी कृष्ण लीड डांसर के तौर पर एक गीत में परफॉर्म भी करते हैं। चूंकि ये एक कॉस्ट्यूम ड्रामा फिल्म है तो इसके आर्ट डायरेक्टर, जो कि बाकी अन्य जनौर के फिल्मों से थोड़ा अधिक तीक्ष्ण नजर रखेंगे, तो आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। जी, ये हैं M.R. आचरेकर साहब। कागज के फूल, जिस देश में गंगा बहती है, मेरा नाम जोकर, सत्यम शिवम सुंदरम, सूरज, राजकुमार, संगम, आवारा, शाहजहां, ऐसी फिल्मों में आपने आर्ट डायरेक्शन का काम किया। और फिर राज नर्तकी पर पिक्चर बेस्ड है तो गोपी कृष्ण की कोरियोग्राफी यानी कि डांस डायरेक्शन तो होना ही है। कॉस्ट्यूम के लिए भानु अथारिया, जो एक महिला थी, गुरु दत्त के साथ काम किया। CID, 14वीं का चांद, प्यासा, साहिब बीबी और गुलाम। 1982 में आई फिल्म गांधी के लिए इन्हें एकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नृत्य के साथ संगीत का गहरा नाता है तो इस फिल्म के सभी हिट 5 गीतों को अपने झमझमाते संगीत की सबसे जुदा विधा से सजाया संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन साहब ने। सभी गीत लता मंगेशकर की खनकती आवाज में हैं और क्लासिकल संगीत के लिए लरजते शब्द दिए हैं हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने। हसरत जयपुरी ने एक ही गीत लिखा है, नील गगन की छांव में, जबकि शैलेंद्र साहब ने बाकी 4 गीत लिखे हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है कास्टिंग में ईगल फिल्म्स के लोगो से शुरुआत होती है। ईगल फिल्म्स के लोगों से जो शुरुआत होती है वो आगे चल के FC मेहरा, आम्रपाली काले पृष्ठ पर जगमगाते से लाल सुंदर फॉन्ट्स में सबका परिचय करवाती है, जिसके पार्श्व में सितार और पखावज की जुगलबंदी सुनाई दे रही है। पहला दृश्य अविभाजित अखंड भारत का गुलाबी नक्शा और पार्श्व से आवाज आती है, भारतवर्ष। 2500 साल पहले इस धरती पर महात्मा बुद्ध ने शांति का संदेश देने के लिए अवतार लिया। उन्हीं दिनों गंगा के दक्षिण में मगध पर अजातशत्रु का राज था। गंगा के उत्तर में एक दूसरा लोक राज था, वैशाली, जहां उन दिनों भी जनता का अपना राज था। इस परिचय के पश्चात राजा दरबार का दृश्य है, जहां अजातशत्रु अपने सेनापति से कहता है, वैशाली वैशाली वैशाली, क्या है ये वैशाली? एक छोटा सा राज्य, मुट्ठी भर सेना। तभी उसका सेनापति वीर रोक कर कहता है, महाराज, हमें लिच्छवी सेना को कम नहीं समझना चाहिए। ऐसा सुनते ही अजातशत्रु कहता है, वीर, तुम अपनी सेना की शक्ति को भूल रहे हो। तभी सलाहकार बोल पड़ता है, किंतु महाराज, पिछले 6 वर्षों से हमारी सेना कई युद्ध लड़ चुकी है। अजातशत्रु क्रोध से कहता है, युद्ध सैनिकों का धर्म है सेनापति। वीर सेनापति फिर टोकता है, सैनिकों को विश्राम और तैयारियों की भी आवश्यकता है महाराज। लेकिन अजातशत्रु अपनी बात पर अड़ा हुआ कहता है, सैनिकों को सिर्फ युद्ध और विजय की आवश्यकता है। आज तक विजय हमारी होती आई है, हमारी होती रहेगी। हमने कौशाम्बी को जीता, प्रसन्नजीत को हराया और अब वैशाली की बारी है। सेनापति एक बार फिर कहता है, कुछ दिन रुक जाए महाराज, वैशाली पर आक्रमण तुरंत होगा। ऐसा आदेश ज्यों ही अजातशत्रु देता है, वैसे ही राजमाता वहां पधारती हैं। सब अभिवादन करते हैं उनका। वो भी सहमत नहीं है अजातशत्रु के फैसले से, मगर अजातशत्रु उन्हें कहता है कि क्या आप वैशालिनी हैं इसलिए रोक रही हैं? मगर राजमाता याद दिलाती हैं कि तुम्हारे पिता ने 2 बार आक्रमण किया है वैशाली पर, दोनों बार उनकी हार हुई है। अजातशत्रु नहीं मानता। राजमाता फिर कहती हैं, ये मत भूलो कि वैशाली की सेना को हराना असंभव है, क्योंकि वो किसी राजा की सत्ता को बनाए रखने के लिए नहीं लड़ते, बल्कि खुद की स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं, आत्मसम्मान के लिए लड़ते हैं। अजातशत्रु माता को याद दिलाता है कि क्या आप वो भविष्यवाणी भूल गई हैं जिसमें कहा गया है कि अजातशत्रु अजय है, सारी धरती पर उसकी जीत का पताका फहराएगा।
अगले दृश्य में सार्वजनिक सूचना के तहत नगाड़ा बजाकर वैशाली की जनता को सूचित किया जाता है कि वैशाली पर मगध के राजा ने आक्रमण कर दिया है। इस सूचना के साथ ही अफरा तफरी मच जाती है। सभी हाथों में हथियार लेकर घरों से बाहर निकल पड़ते हैं जय महाकाल की उद्घोषणा के साथ। तभी एक युवती धीमी गति से चल रहे 2 किसानों को धिक्कारती है। जल्दी कदम बढ़ाओ, अपनी रक्षा वीरता दिखाने का वक्त है ये। वही स्त्री गुरुदेव के पास आती है और आर्य सोम के वस्त्र देने आदर्शों के लिए मनुष्य मनुष्य की हत्या करेगा, ऐसा कहती है। गुरुदेव कहते हैं, इस प्रकार के युद्ध में मनुष्य मनुष्य की हत्या कब करता है? ऊंचे आदर्श इस पृथ्वी की तरह होते हैं जो माता न होते हुए भी जीवन देती है, काल न होते हुए भी निगल जाती है। एक भविष्य वक्ता कहता है, किंतु काल बदल रहा है। अजातशत्रु के अच्छे योग की बात कहता है, तभी वहां वही स्त्री आकर कहती है, गणना चाहे जो हो, अजातशत्रु का प्रवेश वैशाली में नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। रणभूमि का दृश्य है। विशाल सेना अपनी साज सज्जा के साथ मैदान में खड़ी है। अजातशत्रु सेना को आगे बढ़ने का आदेश देता है। घुड़सवार, हाथी पर पैदल सेना आगे बढ़ती है साथ साथ। अजातशत्रु सुनियोजित रूपरेखा के साथ आक्रमण की आज्ञा देता है। इधर वो स्त्री जो अपनी धरती की रक्षा के लिए व्यग्र है, वही आम्रपाली है। भगवान के समक्ष अपनी सेना के लिए विजय और सोमदत्त से अजातशत्रु का सर मांगती है। युद्ध आरंभ होता है। युद्ध के दृश्य बेहद रोमांचक और वास्तविक बनाए गए हैं। इसी बीच अजातशत्रु घायल हो जाता है। उसे एक तीर बेध डालती है। वीर उसका सेनापति उसे मैदान से सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा होता है। वो शत्रुओं से घिर जाते हैं। इस आक्रमण से जूझते जूझते अजातशत्रु बुरी तरह घायल हो जाता है, मगर अजातशत्रु वीर को युद्ध के मैदान में वापस भेज देता है। अजातशत्रु एक शहीद सैनिक के वस्त्र पहनकर वैशाली के रिहायशी इलाके में घायल प्रवेश करता है। पानी पर अपनी छाया देखता है और फिर लड़खड़ाता हुआ आम्रपाली के भवन के पास पहुंच जाता है। आम्रपाली उससे पूछती है, लिच्छवी सैनिक, क्या वैशाली हार गई? अजातशत्रु कहता है, नहीं। आम्रपाली फिर पूछती है, क्या अजातशत्रु हार गया? वो कहता है, नहीं। आम्रपाली कहती है, क्या मतलब? अजातशत्रु कहता है, वैशाली जीत गई। पूरे वैशाली में खुशी की खबर फैल जाती है और आम्रपाली अजातशत्रु को लिच्छवी सैनिक समझकर अपने घर में शरण देती है। उसकी सेवा करती है, उसके शरीर पर लगे तीर को निकालती है। आत्मीयता के इन्हीं क्षणों में आकर्षण के बंधन कसते हैं आम्रपाली और अजातशत्रु को। आम्रपाली अजातशत्रु से उसका नाम पूछती है तो वो कहता है कि सैनिक, क्योंकि उसका भाग्य नहीं होता, वो अनाम लड़े और अनाम मरे। इधर वीर को अजातशत्रु के कपड़े मिलते हैं और वो बलभद्र को सूचित करवाता है कि अंदेशा है कि महाराज वैशाली में प्रवेश कर गए हैं। इधर अजातशत्रु आम्रपाली से उसका परिचय पूछता है तो आम्रपाली अपने गुरु कुलपति महानम की शिष्या आम्रपाली हूं, ऐसा बताती है। आम्रपाली उसकी वीरता की तारीफ करती है तो अजातशत्रु उसकी खूबसूरती की। अजातशत्रु सपने में बड़बड़ाता है, मैं अवश्य जीतूंगा, अवश्य जीतूंगा। उसका ये कहना आखिर किसके कानों में पड़ता है, सब बतलाऊंगी, मगर इस छोटे से आइए भारत मंडपम, हॉल नंबर 1 से 6, प्रगति मैदान, 3 से 10 जनवरी तक। आनंद ले स्थानीय व्यंजनों, जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भारत के विभिन्न क्षेत्रों के वस्त्रों के साथ हस्तकला के प्रदर्शन का आना ना भूलें। प्रवेश निःशुल्क। डाबर हानी के फायदे हैं मैनी, फायदे मैनी। डाबर हानी वेट कंट्रोल करीना है, डाबर हानी खा लो, गिल्ट फ्री मीठा चाहिए, डाबर हानी खा लो। न्यूट्रिशन है क्या पर बिल्कुल है, और टेस्ट में टेस्टी भरपूर है। डाबर हानी के फायदे हैं मैनी, फायदे मैनी। डाबर हानी
honey. फायदा नंबर 1 करेगा इम्यूनिटी बूस्ट. फायदा नंबर 2 करेगा स्टैमिना इंप्रूव. फायदा नंबर 3 करोगे तुम अग्री, हो जाओगे स्ट्रेस फ्री एंड वांना फ्लाई लाइक अ बी. डाबर हनी के फायदे हैं मैनी, फायदे मैनी. डाबर हनी. FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती का ये दिल्ली केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर. आज के सिनेमा घर में जो कहानी लेकर आपकी रेडियो साथी सारिका पंकज उपस्थित है वो है आम्रपाली. वैशाली में दिनचर्या सामान्य हो चली है. आम्रपाली बेला से कहती है, सैनिक को जगा दो, अभी तक सोया पड़ा है. अजातशत्रु नींद में कहता है, दासी से कहो राख छेड़े. बेला कहती है, मर गए दैयारे. आम्रपाली तुम्हें ये दासी कहता है. आम्रपाली पूछती है, सेवा क्या चाहता है. बेला हाथ नचाकर कहती है, स्वर लहरी पर करवटे बदलने जाएंगे. तभी गाय के दूध निकालती आम्रपाली दूध की धार वहीं से सोए हुए अजातशत्रु को फेंकती है. अजातशत्रु क्रोध में जागता है, कहता है, मृत्यु दंड दे दूंगा. आम्रपाली करीब आती हुई कहती है, आहा, बड़े राजा महाराजा हो ना तुम. माता मूली, पिता लहसुन और पुत्र केसर की तुरी. देखो तो मृत्यु दंड कैसे देते हो. अजातशत्रु नींद से जैसे जागता हो, मुस्कुराता है और फिर क्षमा मांग लेता है आम्रपाली से. न जाने क्या क्या कह गया. आम्रपाली पूछती है, तुम नींद में बार बार बड़बड़ा रहे थे, मैं नहीं हारा माँ, मैं नहीं हारा, मैं अवश्य जीतूंगा. वैशाली तो जीत गई, तुम किससे हारे. अजातशत्रु संभल कर गहरी निगाहों से आम्रपाली को देखता है. चेहरे पर रुमानियत लिए कहता है, मैं किससे हारा ये तुम्हें नहीं बताऊंगा आम्रपाली. आम्रपाली शर्मा जाती है. तभी बाहर विजय यात्रा निकलती है. वैशाली की जनता अपने सैनिकों का सम्मान कर रही है. माता वैशाली की जय, वीर सैनिकों की जय के घोष लग रहे हैं. तभी वैशाली के सेनापति बलभद्र सेन 2 सैनिकों को इस यात्रा को देख रहे अजातशत्रु के पीछे लगा देते हैं. अजातशत्रु को धोखे से कैद कर लिया जाता है. वीरभद्र सिंह अजातशत्रु को कैद से आजाद करके कहता है, प्रणाम स्वीकार करिए महाराज. अजातशत्रु पहचान जाता है कि ये कौन है. फिर अजातशत्रु के रहने का प्रबंध वैशाली नगर से बाहर चेतक वन में किया गया है ये बताता है. फिर अजातशत्रु कुटिल चाल के तहत वैशाली के सेनापति को गण परिषद की बैठक में सेना कम करने की प्रस्ताव को देने का कहता है. सदस्यों को विश्वास में लाके और हर लिच्छवी को नृत्य, भोग विलास, मदिरा में डुबो देने के लिए साजिश करता है और फिर मगध सेना का आक्रमण होगा. वैशाली में विशाल उत्सव चल रहा है.
हजार, नाचो गाओ नाचो, धूम मचाओ नाचो, आया मंगल त्योहार लेके खुशियाँ हजार, नाचो गाओ नाचो। हर दम है जी, सच के सारे हैं जी, आया मंगल त्योहार लेके खुशियाँ हजार, नाचो गाओ नाचो, धूम मचाओ नाचो, आया मंगल त्योहार लेके खुशियाँ हजार, नाचो गाओ नाचो। वहां अजात शत्रु का पुतला लिच्छवियों द्वारा जलाया जाता है। पुतला जलता हुआ आम्रपाली पर गिरने ही वाला था, तभी अजात शत्रु आम्रपाली को बचा लेता है। अजात शत्रु मुस्कुराकर आम्रपाली को कहता है, अजात शत्रु से बचाया, उसका बदला क्या मिलेगा? आम्रपाली कहती है, मुझे लगा था सैनिक, अब तुम मुझसे मिलने अगले युद्ध तक इंतजार के बाद ही मिलोगे। अजातशत्रु कहता है, कोई जरूरी नहीं कि अगले युद्ध में मैं घायल होऊंगा। आम्रपाली उसके घाव का हाल पूछती है। अजातशत्रु बहुत कटीले अंदाज में कहता है, तुमने जलाया तो था, मगर अब तक भरा नहीं है। दोनों अभी करीब आए ही थे कि सोम आम्रपाली के गुरुपुत्र और उसका बचपन का मित्र युद्ध से वापस आ जाता है। इधर नशे की लत में लिच्छवियों को डुबोने की साजिश पर कार्य शुरू हो चुका होता है। किसी भी राष्ट्र को अवनति के पथ पर ले जाने के लिए दुश्मनों का सबसे सुगम हथियार यही होता है। इसका सुंदर सटीक प्रयोग किया अजातशत्रु ने, वो भी वैशाली के सेनापति के माध्यम से। अगली सुबह सरकारी ऐलान होता है, सुनो सुनो राष्ट्र प्रमुख का जनता के नाम संदेश। आज रात्रि को वैशाली के महासंथागार में राष्ट्र के नाम संदेश देंगे नरेश, और साथ ही राजनर्तकी का भी चुनाव होगा। महासंथागार में सभापति और राष्ट्र प्रमुख की अगुवाई में सभा लगाया जाता है, जहां चंद्रसेना राजनर्तकी की जय जयकार से उसका आगमन होता है। राष्ट्र प्रमुख अपनी जनता को जीत की बधाई देते हैं, साथ ही ये कहते हैं कि सच्ची विजय उस दिन होगी जब मनुष्य किसी मैदान में शत्रु का पुतला जलाने की बजाय अपने मन से शत्रुता की भावना को जला देगा। सच्ची विजय उस दिन होगी जिस दिन हर घमंडी राजा सिद्धार्थ की तरह तलवार को त्याग कर मानवता का मन जीतने निकलेगा। आइए विजय की खुशी मनाते हुए प्रतिज्ञा करें कि हम मनुष्य की शक्ति का प्रयोग मनुष्य के कल्याण के लिए ही करेंगे।
और तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक युद्ध का नाम ही नहीं मिट जाता। विजय घोष पुनः होता है और उत्सव शुरू किया जाता है। चंद्रसेना नृत्य आरंभ करती है जिसमें वहीं मौजूद आम्रपाली दोष निकालती है। कहती है ये ठीक नहीं है, इस परण की गति ठीक नहीं है। ऐसा करने के लिए उसे भूल साबित करने और उसे करके दिखाने की आज्ञा मिलती है। आम्रपाली गुरु का आशीर्वाद लेकर परण के चक्करदार बजाने का आग्रह करती है और उसे खूब सुंदर करके दिखाती है। परिषद के सदस्य जनता सब वाह वाह कर उठते हैं। फिर राजनर्तकी चंद्रसेना और आम्रपाली के बीच प्रतियोगिता होती है। चंद्रसेना और आम्रपाली दोनों ही नृत्य करते हैं। क्रोध और अभिमान में चंद्रसेना नाचती जाती है और आम्रपाली बेहद प्यार से, सम्मान से, नृत्य से उसका जवाब देती है। सभा से संवेद स्वर गूंजता है। आम्रपाली के नृत्य के लिए सुंदर, अति सुंदर। वैशाली नरेश आम्रपाली को बुलाकर सभा में पूछते हैं, तुम्हारे गुरु का नाम? कुलपति महानम, आम्रपाली जवाब देती है। फिर पूछते हैं, तुम्हारा नाम? आम्रपाली। माता का नाम? वैशाली। पिता का नाम? वैशाली। आम्रपाली के इस जवाब से जनता आम्रपाली की जय जयकार करती है। नरेश आम्रपाली को राज नर्तकी घोषित करते हैं। आम्रपाली की शोभा यात्रा निकलती है। उसी यात्रा में अजातशत्रु अचानक से आकर आम्रपाली को गुलाब भेंट करता है। इधर मगध में राजा माता अपने पुत्र अजातशत्रु के लिए बेहद चिंतित हैं, मगर सेनापति वीर उन्हें आश्वासन देता है कि आप चिंता न करें, बलभद्र सेन के होते हुए महाराज को कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। राजमाता अजातशत्रु के वापसी में देर का कारण पूछती हैं। वीर कहता है, राजमाता, एक सम्राट की इतनी बड़ी हार हुई है। क्यों हुई है, शायद वो स्वयं समझना चाहते हो। राजमाता कहती है, परमात्मा करे उसकी ये हार किसी पवित्र जीत में बदल जाए, किसी ऊंचे सत्य का प्रवेश हो जाए उसके हृदय में, कोई प्रेम की ज्योत दिखा दे उसे। इधर वैशाली में आम्रपाली अजातशत्रु के दिए फूल को हर वक्त सीने से लगाए घूमती है। जब सहेली कारण पूछती है ऐसा करने का, और तो वो कहती है उस फूल में उसके प्राण बसे हैं। सहेली आम्रपाली से कहती है, फूल मुरझा जाते हैं और यादें भी। आम्रपाली कहती है, किंतु प्रेम नहीं मुरझाता। आज मेरा पहला नृत्य है, वो आज आएगा, जरूर आएगा। जबकि एक तरफ अजातशत्रु वैशाली के विजय का कारण आधुनिक हथियार को मानता है। बलभद्र सेन बताता है कि ये लोग नई कला की खोज में हैं। पूछता है, ये शस्त्र बनते कहाँ हैं? बलभद्र जवाब देता है, शायद राज प्रमुख के महल में, गुप्त स्थान पर। अजातशत्रु शायद संशय पर नाराज होता है और फिर नियोजित करता है कि आज महाराज राजनर्तकी आम्रपाली का नृत्य देखने आएंगे। ठीक है, फिर आम्रपाली का नृत्य होता है। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। नील गगन
सभागार में अचानक अजातशत्रु आता है। उसे सैनिक रोक देते हैं। तब आम्रपाली वैशाली नरेश से अजातशत्रु का परिचय देती है। अपनी जान बचाने से लेकर अजातशत्रु का गंगा के धार तक पीछा करने की बात बताती है। महाराज जो हैं वो वीर सैनिक के संबोधन से अजातशत्रु को सभा में बुलाते हैं। राजमंत्री अजातशत्रु को शस्त्र विहीन होकर आने को कहते हैं। अजातशत्रु ससम्मान अपनी तलवार महाराज को प्रणाम करके समर्पित करता है। फिर राजनर्तकी का अद्भुत नृत्य होता है। जब सब चले जाते हैं तब आम्रपाली पहले तो अजातशत्रु पे नाराज होती है और फिर बहुत अनुनय विनय से उसके घाव का हाल पूछती है। दर्द तो नहीं होता ना? सैनिक, तुम्हें किसी को घायल करते हुए कैसा लगता है? कहते कहते उसके चौड़े कंधे पर अपना सर रखकर उसके घाव पर हाथ फेरती है। अजातशत्रु आम्रपाली से अलग होते हुए कहता है, क्या जानो, मैं तो वार करता हूं। उसके बाद कौन जीता है, कौन मरता है, ये सब कौन सोचता है? तलवार और बाण पर किसी का नाम नहीं लिखा होता आम्रपाली। आम्रपाली मगध नरेश का नाम पूछती है। अजातशत्रु कहता है, नामों में क्या रखा है आम्रपाली? मेरे कई मैर हैं। इसमें से कोई मोहमाया के बंधनों में फंस जाता है तो कोई गुप्त भेदों को ढूंढते ढूंढते न जाने किन गहराइयों में डूब जाता है। कोई युद्ध भूमि में मंडराते हुए हर लाश से कहता है, याद रखना, अभी मेरा युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। आम्रपाली, अगर किसी दिन मेरे ये सारे के सारे मैं पलट आए तो फिर मेरा ये शरीर किसी के महल में नहीं समाएगा। आम्रपाली बेहद शांत भाव से मुस्कुराकर कहती है, मेरे हृदय में तो समाएगा। अजातशत्रु ये सुनकर विचलित होकर वहां से चला जाता है। बाहर निकलते ही बलभद्र चेतावनी देता है अजातशत्रु को कि महाराज, उन्हें शक हो गया है, आप वहां मत जाया करिए। फिर अजातशत्रु को वैशाली नरेश के पास बुलाया जाता है। नरेश कहते हैं, कुछ देर पहले हमें विचार आया कि तुम काम के आदमी हो। गुरु महानन नरेश की आज्ञा से दाढ़ी लगाकर अजातशत्रु को देखते हैं, जिससे नरेश कहते हैं, बिल्कुल अजातशत्रु। नरेश आगे कहते हैं कि अगर तुम वैशाली की युद्धशाला में बंदी बना लिए जाओ तो मगध पर क्या बीतेगी? अजातशत्रु निर्भीकता से कहता है, एक निहत्थे को बंदी बनाना वैशाली के लिए वीरता नहीं पुज्यवर। नरेश आगे कहते हैं, राजनीति तो है, तुम हमारी बात नहीं समझे। हम तुम्हारे उस रूप को जो अजातशत्रु से मिलता है उसे प्रयोग में ला सकते हैं। वीरभद्र जब ये सुनता है तो घबरा जाता है कि आखिर वैशाली प्रमुख चाहते क्या हैं। वीरभद्र अजातशत्रु से वादा लेते हैं कि महाराज, आप जब तक किसी से भी नहीं मिलिएगा जब तक ये रहस्य मैं पता न कर लूं कि आखिर वैशाली प्रमुख क्या करना चाहते हैं। आम्रपाली से भी नहीं मिलिएगा। इधर आम्रपाली सैनिक की याद में खोई है। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते मन है कि जा बसा है अनजान एक नगर में, कुछ खोजता है पागल खोई हुई डगर में। इतने बड़े महल में घबराऊं मैं बेचारी, तुम ले गए हो
तुम ना सको तो मुझे स्वप्न में बुला लो, मुझे ऐसे मत जलाओ, मेरी प्रीत है तुम्हारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते। आम्रपाली क्या मिल पाती है अजातशत्रु से या उसकी ये कसक अधूरी ही रह जाती है, जानेंगे मगर इस छोटे से अंतराल के बाद। बदलते मौसम की खांसी तो आम कॉफ सिरप नहीं, घर लाओ डाबर हनी टस। तुलसी मुलेठी हनी से बना, आयुर्वेदिक डाबर हनी टस अपना, खांसी का दुश्मन डाबर हनी टस, डाबर हनी टस। अब हनी टस के साथ 10 रुपए का हॉट सिप सैशे बिल्कुल मुफ्त। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती का ये दिल्ली केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर और आज सिनेमा घर में फिल्म है आम्रपाली। अगले दृश्य में सोम जो है वो आम्रपाली के महल में आम्रपाली की मूर्ति जो उसने खुद बनाई है वो लेकर आता है। कहता है एक आम्रपाली दूसरी आम्रपाली के सामने है, दोनों की दोनों पत्थर की। आम्रपाली अचरज से भर जाती है। सोम आगे कहता है ये स्वप्न की पूर्ति है पाली, सुंदरता का एक स्वप्न जो मेरी जीती जागती आंखों ने देखा था। पत्थर की पहली शिला तोड़ने से लेकर युद्ध की अंतिम तप देखने तक मेरे साथ साथ रहा, मगर आज इस मूर्ति के बन जाने पर मैं और मेरा स्वप्न बिछुड़ गया। आम्रपाली कहती है एक कलाकार अपने स्वप्न से बिछुड़ गया और आम्रपाली अपनी सुंदरता से बिछुड़ गई। तुम्हारी सुंदरता तो शिव और सत्य की तरह अमर है पाली, सोम कहता है। फिर अपने बचपन के सोम से एक और मूर्ति बनाने का आग्रह करती है आम्रपाली। आम्रपाली कुछ है ही नहीं उसके सामने, 100 सूर्यों का तेज है उसके मुख पर। मेरा सैनिक संपूर्ण पुरुष है। जब वो तुम्हारी आत्मा से गुजरेगा ना तो कितनी सुंदर मूर्ति बनेगी। सोम ये सुनकर पत्थर का हो जाता है क्योंकि उसे ये सुनकर अच्छा नहीं लगता और सोम वहां से चला जाता है। इधर जंगल में अपने घर लौटते अजातशत्रु को वहां पहले से मौजूद सोम मिलता है। बताता है कि वो उसकी मूर्ति बनाना चाहता है। तुम्हारी मूर्ति बनाकर अमर करने आया हूं। अजातशत्रु ठहाका लगाता है। अच्छा, तो अब हमारे अमर करने का साधन निमित्त पत्थर होगा, मिट्टी होगी? सोम जवाब देता है नहीं, आम्रपाली होगी। अजातशत्रु अमर्ष में भरकर कहता है एक स्त्री हमारे अमर होने का साधन कारण होगी। हम अपने ही कर्मों से जलती हुई लेखनी से इतिहास के श्वेत पत्तों पर अपना नाम अंकित करेंगे। सोम टोकता है, फिर कहता है एक आम्रपाली के सिवाय तुम्हारे अमर होने का कोई अन्य साधन नहीं होगा सैनिक। फैसला आने वाले युग के हाथों में होगा। अजातशत्रु गुस्से में कहता है फैसला मेरे हाथों में है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ये आम्रपाली है, सोम जा चुका है। उसे देखकर सम्राट कहता है आग से खेल रही हो। आम्रपाली जवाब देती है इसका ख्याल होता तो लोक लाज त्याग कर यहाँ न आती। दोनों साथ वक्त बिताते हैं। आम्रपाली अजातशत्रु के प्रेम में आकंठ डूब गई है।
रात की कसक ये बिन बात की भला ये रोग है कैसा सजन अब तो बता दे अब तो बता दे बता दे तड़प ये दिन रात की कसक ये बिन बात की भला ये रोग है कैसा सजन अब तो बता दे अब तो बता दे बता दे तड़प ये दिन रात की बिना कारण उदासी क्यों अचानक घिर के आती है थका जाती है क्यों मुझको बदन क्यों तोड़ जाती है बदन क्यों तोड़ जाती है तड़प ये दिन रात की कसक ये बिन बात की भला ये रोग है कैसा सजन अब तो बता दे अब तो बता दे बता दे तड़प ये दिन रात की मगध में राजमाता की तबीयत बिगड़ जाती है। उनकी आखिरी इच्छा है कि वो पुत्र को एक बार देख लेती। वीर उनसे वादा करता है कि वो जल्द ही अजातशत्रु को उनके पास ले आएगा। वैशाली में इधर अजातशत्रु आम्रपाली के पास आकर कहता है कि मेरे क्या हो, क्यों हो, हम क्यों हैं, हम क्या होंगे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने आज रात हम तुम्हारे शयनागार में आएंगे। अब अजातशत्रु भी अपने प्रेम के हाथों विवश नजर आ रहा है। वीर वैशाली आकर बताता है कि मगध की जनता जानती है कि आप मगध में नहीं हैं। ये सच है। वैशाली की जनता पर ये सच खुल सकता है कभी भी। सुना है आम्रपाली एक स्त्री है महाराज। एक महापुरुष उसके मुंह में पकड़ा गया है। मगध नरेश कहते हैं वो महापुरुष किसी कर्मचारी से शिक्षा नहीं लेता। वीर अजातशत्रु को उसके आदर्श की याद दिलाता है, मगध की रक्षा की याद दिलाता है, अपनी वफादारी की बात कहता है, साथ ही चेतावनी देता है कि आम्रपाली से आपका संयोग ठीक नहीं, वो आपको शासन के हवाले कर सकती है। अजातशत्रु क्रोध में मगर अपने प्रेम पर अटूट विश्वास के साथ कहता है, संसार की सारी स्त्री मेरे विश्वास से खेल सकती है किंतु आम्रपाली नहीं। विश्वास है मेरा, जितना प्रेम मगध से हम करते हैं उतना ही प्रेम आम्रपाली भी करेंगी। और आज मैं अपनी पहचान आम्रपाली को बता दूंगा। सोम ये सुन लेता है। वीर नियोजित करता है कि महाराज नर्तकी से मिले उससे पहले हम उसका अंत कर देंगे। सुंदर को खबर लगती है कि महाराज मगध राजमाता का निधन हो गया है। जाओ रे इधर आम्रपाली रात के इंतजार में श्रृंगार कर रही होती है। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे ये है प्रेमियों की नगरी यहाँ प्रेम ही है पूजा। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे ये है प्रेमियों की नगरी यहाँ प्रेम ही है पूजा। जाओ रे
इधर आम्रपाली इंतजार कर रही होती है और सोम मूर्ति लेकर आता है। आम्रपाली अजातशत्रु की मूर्ति देखकर डूबती है, उतरती है, घबराती है। सोम आम्रपाली को सत्य बताता है और फिर जन्म जन्मांतर के लिए विदा कर लेता है। तभी अजातशत्रु वहां आ जाता है। प्रेम की बातें कर ही रहा होता है कि किंग कर्तव्य विमूढ़ आम्रपाली को जैसे होश आता है। वो अजातशत्रु की तलवार खींच लेती है। तभी अजातशत्रु की नजर अपनी मूर्ति पर पड़ती है। अजातशत्रु सब समझ जाता है, कहता है, वार करो आम्रपाली, वार करो। तुम हम पर वार नहीं कर सकती आम्रपाली, इसलिए नहीं कि तुम कायर हो, इसलिए क्योंकि तुम हमसे प्रेम करती हो, हमसे प्रेम करती हो। आम्रपाली उसी तलवार से अजातशत्रु की मूर्ति का सर कलम कर वहां से चली जाती है। अगले दृश्य में आम्रपाली राज दरबार में नृत्य प्रदर्शन कर रही होती है। वहां सोम और अजातशत्रु भी भीड़ में मौजूद हैं। परेशान परेशान वो नृत्य करती है। अजातशत्रु आम्रपाली के पास चांद की चांदनी में आता है, कहता है, अम्बे, तुमने सुना तक नहीं मैं क्या कहना चाहता था। आज से तुम वैशाली की राज नर्तकी नहीं, मगध की महारानी होगी। आम्रपाली उसे जाने के लिए कहती है। अजातशत्रु बार बार कहता है, सारे संसार को उजाड़ देंगे, तुम्हें मेरे साथ मगध चलना होगा, वैशाली को तबाह कर दूंगा। ऐसा सुनकर आम्रपाली पहले तो बहुत विरोध करती है, फिर रोती हुई बेहोश हो जाती है। वीर धोखे से अजातशत्रु को मगध ले जा रहा होता है। अजातशत्रु जब जाने को राजी नहीं होता तो वीर राजमाता के देहांत की खबर देता है। वक्त बीतता है। वीर अजातशत्रु से वैशाली पर आक्रमण की आज्ञा मांगता है। अजातशत्रु युद्ध के लिए सहमत नहीं, कहता है, मैं एक सम्राट नहीं, प्रेमी हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वीर अजातशत्रु से उसकी आशा पूरी करने की आज्ञा लेकर जाता है। आम्रपाली वैशाली में अपने महल में व्यथित है। वीर वहां आकर कहता है, मैं अजातशत्रु का दूत हूं, मैं आपसे अपने सम्राट की सुख की भिक्षा मांगने आया हूं देवी। आज उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो मर गए हों, बस चिता जलने में अभी कुछ देर है। आम्रपाली कहती है, वो मेरे हृदय से उतर गए हैं। वीर कहता है, मेरे देश और सम्राट का कल्याण तभी होगा जब आप मगध की महारानी बन जाएं। आम्रपाली भरी हुई आंखों से कहती है, दूसरे शब्दों में देशद्रोहिणी, कलंकनी हो जाऊं। तुम्हारे ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है तिथि, क्या समझते हो मेरे वैशाली की जमीन का टुकड़ा है केवल, जिसे आज प्रेम करूं कल त्याग दूं? नहीं, मेरे वैशाली मेरे संस्कारों में घुल मिल गई है, वो मेरे धर्म की एक अंग हो गई है, वो मेरी माँ है। क्या मैं उसी के हत्यारे से जीवन मरण का संयोग कर लूं? कभी नहीं, मैं उससे घृणा करती हूँ। सेनापति वीर आम्रपाली को उसके प्रेम की याद दिलाता है और वहां से चला जाता है। वीर वैशाली के गुप्तचर द्वारा वो पकड़ लिया जाता है। आम्रपाली सभा में जाकर अपना राज नर्तकी का पद त्याग करने आती है। सभा में सब उससे सवाल करते हैं कि आखिर क्यों, मगर महामंत्री कटाक्ष करते हुए सभा में वैशाली और सैनिकों के आम्रपाली और उसके सैनिक के प्रेम का खुलासा करता है। आम्रपाली पर उसके देश से गद्दारी करने का आरोप लगता है। सैनिक की असलियत का पता बताने के लिए सेनापति वीर को बंधक के तौर पर पेश किया जाता है। अब जब सभा परिषद के सदस्यों द्वारा कलंकनी, अपराधिनी, देशद्रोहिणी का आरोप लगता है, जिसे आम्रपाली सहन नहीं कर पाती और फिर उसे बंदी बना लिया जाता है। उसके सामने ही सेनापति वीर को मृत्यु दंड दिया जाता है। अजातशत्रु को वीर के मृत्युदंड की खबर मिलती है और आम्रपाली को आने वाली पूर्णिमा की रात्रि को मिलने वाले मृत्युदंड की भी खबर मिलती है सुंदर से। अजातशत्रु अपने वफादार की हत्या और प्रेम को खोने के दुख में पागल हो जाता है और वैशाली पर पूरी शक्ति के साथ आक्रमण कर देता है। मगध की विशाल सेना अजातशत्रु और बलभद्र के साजिशों के कारण पहले ही बहुत कमजोर पड़ चुकी थी और ये एक बड़ी वजह बनता है वैशाली के हार की। अजातशत्रु आम्रपाली के पास कारागार में पहुंचता है। आम्रपाली युद्ध के मैदान में जाती है, मारे गए सैनिकों को देखती है, उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है। अजातशत्रु आम्रपाली को कहता है, अम्बे, आज हमारे प्रेम की जीत हुई है, हमारी जीत हुई है। आम्रपाली कहती है, इतना सर्वनाश एक स्त्री के लिए? आम्रपाली कहती है, नहीं नहीं, कैसे रह सकती हूं मैं ऐसे व्यक्ति के साथ जिसने एक स्त्री के लिए न जाने कितनी स्त्रियों के सुहाग उजाड़ दिए हों, माओं से बेटे छीन लिए, बहनों से भाई छीन लिए। अजातशत्रु आम्रपाली की तरफ बढ़ता है। आम्रपाली उसे घृणा की नजरों से देखती है, दूर जाने की बात कहती है। पार्श्व से बौद्ध भिक्षुओं की आवाज आती है। प्रेम तो जायति सुखो
और आम्रपाली उस मार्ग पर बढ़ जाती है। अजातशत्रु लुटा हुआ खड़ा रह जाता है। फिर अजातशत्रु भी बुद्ध की शरण में चला जाता है। अपनी तलवार तोड़कर बुद्ध से आशीर्वाद मांगता है। बुद्धम शरणम गच्छामि। संगामे मानसे जिने एकंच जय अत्तारम सवे संगा युद्धमो। इस तरह इस ऐतिहासिक प्रेम कहानी का अंत होता है समर्पण एवं शांति की राह पर। कार्यक्रम सिनेमा घर में आज आपने सुना 1966 में रिलीज फिल्म आम्रपाली। अब अपने रेडियो साथी को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000।